पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन चैप्टर 15 अंधेरा जंगल। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था। फिल्च उन्हें पहली मंजिल पर प्रोफेसर मैकगोनागल की स्टडी में ले गया, जहां वह बैठ गए और एक दूसरे से कुछ बोले बिना इंतजार करने लगे। हरमाइनी कांप रही थी। लंबी मनगढ़ंत कहानियां, बचने के उपाय और बहाने हैरी के दिमाग में एक दूसरे से टकराते रहे, पर हर बहाना दूसरे से कमजोर ही नजर आ रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बार संकट दूर होगा तो होगा कैसे। वो बुरी तरह फंस गए थे, और उनसे इतनी बड़ी मूर्खता आखिर कैसे हो गई कि अदृश्य चोगे को वहीं टावर के ऊपर भूला है। प्रोफेसर मैकगोनागल बिस्तर से बाहर जाने और अंधेरी रात स्कूल में घूमने के बारे में कोई भी बहाना नहीं सुनेंगी। और तो और सबसे ऊंची खगोल मीनार के ऊपर जाने की बात तो छोड़ ही दें, जहां क्लास के अलावा जाना तो हमेशा मना था। इसमें नॉर्बर्ट और अदृश्य चोगे को जोड़ दें तो संदूक पैक करने का समय आ गया था। क्या हैरी को ऐसा लग रहा था कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था? वो गलत था। जब प्रोफेसर मैकगोनागल आई तो नेविल भी उनके साथ था। जैसे ही उसने उन दोनों को देखा, वो एकदम से बोल पड़ा, हैरी, मैं चेतावनी देने के लिए तुम्हें खोज रहा था। दरअसल मैंने मैलफॉय को कहते सुना था कि वो तुम्हें पकड़वाने वाला है। वो कह रहा था तुम्हारे पास ड्रैग। हैरी ने नेविल को चुप करने के लिए सिर तेजी से हिलाया, पर मैकगोनागल ने देख लिया। जब वो उन तीनों के सर पर खड़ी हुई तो ऐसा लग रहा था जैसे वो नॉर्बर्ट से भी ज्यादा तेजी से आग उगलने वाली है। मुझे आप लोगों से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मिस्टर फिल्च का कहना है कि आप लोग खगोल मीनार पर गए थे। 1 बज रहे हैं रात के, आपको आपकी सफाई में क्या कहना है? ये पहली बार था जब हरमाइनी किसी टीचर के सवाल का जवाब नहीं दे पाई। वो अपनी चप्पलों की तरफ घूर रही थी और मूर्ति की तरह स्थिर थी। मेरे ख्याल से मैं समझ सकती हूँ कि क्या हुआ होगा, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। समझने के लिए बुद्धिमानी की जरूरत नहीं है। आपने ड्रेको मैलफॉय को ड्रैगन के बारे में झूठी मनगढ़ंत कहानी सुना दी ताकि वो बिस्तर से बाहर निकले और मुसीबत में फंस जाए, और मैंने उसे पकड़ भी लिया। मुझे लगता है आपको इस बात में मजा आया होगा कि लॉन्गबॉटम ने भी कहानी सुनी और विश्वास कर लिया। हैरी ने नेविल को देखा और उसने आंखों ही आंखों के इशारे से बताने की कोशिश की कि यह सच नहीं था, क्योंकि नेविल एकदम स्तब्ध खड़ा था, जैसे उसे चोट पहुंची हो। बेचारा गलती करने वाला नेविल। हैरी जानता था कि उन्हें चेतावनी देने के लिए अंधेरे में ढूंढने के लिए उसे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। मैं तुमसे बहुत दुखी हूँ, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। एक ही रात में 4 विद्यार्थी बिस्तर से बाहर थे। मैंने इस तरह की बात पहले कभी नहीं सुनी। और आप मिस ग्रेंजर, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था आप समझदार हैं। जहां तक आपका सवाल है पॉटर, मैं सोचती थी कि आपके लिए गरुड़ द्वार इससे ज्यादा मायने रखता होगा। आप तीनों को डिटेंशन मिलेगा, और आपको भी मिस्टर लॉन्ग बॉटम। कोई भी चीज आपको रात को स्कूल से बाहर घूमने का अधिकार नहीं देती, खासकर इन दिनों। ये बहुत खतरनाक है, और गरुड़ द्वार के 50 पॉइंट कम किए जाएंगे। 50? हैरी के मुंह से निकला। उनकी बढ़त खत्म हो जाएगी, वो बढ़त जो पिछले क्विडिच मैच में उसने हासिल की थी। हर एक के, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा, जो अपनी लंबी नुकीली नाक से तेजी से सांस ले आई थी। प्रोफेसर प्लीज, आप ऐसा नहीं कर सकती। पॉटर, मुझे मत बताओ कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। अब अपने बिस्तर पर जाओ। मुझे पहले कभी गरुड़ द्वार पर इतनी शर्म नहीं आई। 150 पॉइंट्स कम हो गए। इससे गरुड़ द्वार आखिरी स्थान पर आ गया। एक ही रात में उन्होंने गरुड़ द्वार के हाउस कप जीतने की सारी संभावना खत्म कर दी थी। हैरी को लगा जैसे उसके पेट का तला गायब हो गया हो। वो लोग इसकी भरपाई कैसे करेंगे? सारी रात हैरी सो नहीं पाया। वो सुन रहा था कि नेविल अपने तकिए में घंटों सुबकता रहा। हैरी नहीं जानता था कि उसे सांत्वना देने के लिए क्या करे। वो जानता था कि उसकी तरह नेविल भी सुबह होने से डर रहा था। क्या होगा जब गरुड़ द्वार के बाकी विद्यार्थियों को उनकी करतूत का पता चलेगा? हाउस पॉइंट्स कांच के जिस बड़े स्कोरबोर्ड पर लिखे जाते थे, उससे पास से गुजरते समय पहले तो गरुड़ द्वार के विद्यार्थियों को लगे कि कुछ गड़बड़ हो गई है। कल से आज के बीच उनके 150 पॉइंट्स कम कैसे हो गए थे? और फिर कहानी फैलने लगी। हैरी पॉटर, मशहूर हैरी पॉटर, 2 क्विडिच मैचेस के उनके हीरो ने ये सारे पॉइंट्स गंवाए थे। उसने और फर्स्ट ईयर के 2 अन्य मूर्ख विद्यार्थियों ने। स्कूल में सबसे लोकप्रिय और प्रशंसनीय छात्रों में से एक होने के बजाय अब हैरी को अचानक सबसे ज्यादा नफरत की निगाहों से देखा जाने लगा। यहाँ तक कि चील घात और मेहनत कश के विद्यार्थी भी उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि सभी चाहते थे कि नाग शक्ति इस बार हाउस कप न जीते। हैरी जहां भी जाता, लोग उसकी तरफ इशारा करते और उसका अपमान करते समय अपनी आवाज धीमी रखने का कष्ट भी नहीं करते थे। दूसरी तरफ नागशक्ति के विद्यार्थी उसके पास से गुजरते समय ताली और सीटी बजाते थे और खुश होकर कहते थे, थैंक्स पॉटर, इस बार तो तुमने हमें जिता दिया। केवल रॉन ने ही उसका साथ दिया। सब इस बात को कुछ हफ्तों में भूल जाएंगे। फ्रेड और जॉर्ज ने भी बहुत पॉइंट गंवाए हैं और लोग फिर भी उन्हें कितना पसंद करते हैं। पर उन्होंने एक झटके में 150 पॉइंट तो नहीं गंवाए होंगे ना? हैरी ने दुखी होकर कहा। हाँ, ये बात तो है, रॉन ने स्वीकार किया। नुकसान की भरपाई करने के लिए देर हो गई थी, पर हैरी ने कसम खाई कि आगे से उन चीजों में टांग नहीं फंसाएगा जिससे उनका लेना देना ना हो।
हम्म। अब इधर उधर छुपकर जासूसी करना बंद। उसे खुद पर इतनी शर्म आ रही थी कि वो वुड के पास गया और उसने कहा कि वो क्विडिच मैच से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। इस्तीफा? वुड गरजा। और उससे क्या होगा? अगर हम क्विडिच में नहीं जीतेंगे तो इन पॉइंट्स को दोबारा कैसे जीत पाएंगे? पर यहाँ तक कि क्विडिच का मजा भी खत्म हो गया था। प्रैक्टिस के दौरान बाकी की सारी टीम हैरी से बात नहीं करती थी, और अगर उसके बारे में कुछ कहना होता था तो बस खोजी कहकर पुकारते थे। हरमाइनी और नेविल भी दुख झेल रहे थे। उनका हाल हैरी जितना बुरा नहीं था, क्योंकि वो उतने पॉपुलर वैसे भी नहीं थे, पर उनसे भी कोई बात नहीं करता था। हरमाइनी ने क्लास में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना बंद कर दिया और सिर नीचा करके शांति से अपना काम करती रहती थी। हैरी लगभग खुश था कि परीक्षाएं ज़्यादा दूर नहीं थी। उसे जो ढेर सारा रिवीजन करना था, उसकी वजह से उसका ध्यान अपने दुख पर से हट गया। वो रॉन और हरमाइनी इकट्ठे रहते थे, देर रात तक पढ़ते और जटिल जादुई कार्डों के तत्व याद करने की कोशिश करते, सम्मोहन और मंत्रों को कंठस्थ करते और जादुई खोजों और पिशाच विद्रोहों की तारीखें रटते थे। फिर परीक्षा शुरू होने से लगभग एक हफ्ते पहले दूसरों के मामले में टांग ना फंसाने के हैरी के नए संकल्प का अचानक इम्तिहान हुआ। एक दोपहर लाइब्रेरी से अकेले वापस लौटते समय उसने आने वाले क्लासरूम में किसी के सुबकने की आवाज़ सुनी। जब वो पास गया तो उसने क्विरल को बोलते सुना, नहीं नहीं, दोबारा दोबारा नहीं, प्लीज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे धमका रहा है। हैरी थोड़ा और पास गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसने क्विरल को सुबकते सुना। अगले ही पल क्विरल अपनी पगड़ी सीधी करते हुए क्लासरूम से तेजी से बाहर आया। उसका चेहरा पीला था और ऐसा लग रहा था जैसे वो रोने वाला है। वो नजरों से ओझल हो गया। हैरी को नहीं लगा कि क्विरल ने उसे देखा था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक उसके कदमों की आवाज़ सुनाई देना बंद नहीं होगी। फिर उसने क्लासरूम में झांका। वो खाली था, पर दूसरी तरफ का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। हैरी उसकी तरफ आधी दूर तक चला गया, पर तभी उसे याद आया कि उसने दूसरों के मामले में टांग ना फंसाने की कसम खाई थी। बहरहाल वो 12 पारस पत्थर दांव पर लगा कर कह सकता था कि स्नेप अभी अभी उस कमरे से दूसरी तरफ से बाहर निकला होगा, और हैरी ने अभी जो सुना था उसके बाद स्नेप की चाल में नई लचक आ गई होगी। ऐसा लग रहा था जैसे क्विरल ने हार मान ली थी। हैरी वापस लाइब्रेरी में गया, जहाँ हरमाइनी रॉन की खगोल शास्त्र की परीक्षा ले रही थी। हैरी ने उन्हें बताया कि उसने क्या सुना था। तो स्नेप ने उसे मना ही लिया। अगर क्विरल ने उसे बता दिया कि उसे गुप्त कलाओं से रक्षा के मंत्र को कैसे तोड़ना है। हाँ, पर अभी भी फ्लफी बचा है ना, हरमाइनी ने कहा। हो सकता है स्नेप ने हैग्रिड से पूछे बिना ही पता लगा लिया हो कि फ्लफी को पार कैसे करें। रॉन ने अपने चारों तरफ लगी हजारों किताबों की तरफ देखते हुए कहा। मैं शर्त लगा सकता हूँ यहाँ पर ऐसी कोई तो किताब होगी जिसमें लिखा होगा कि 3 सिर वाले दैत्याकार कुत्ते के पार कैसे जाया जाए। और तो अब हम क्या करें हैरी? रॉन की आंखों में एक बार फिर रोमांचक अभियान की चमक आ गई, पर हैरी के जवाब देने से पहले हरमाइनी ने जवाब दे दिया। डम्बलडोर के पास जाओ। हमें काम बहुत पहले करना चाहिए था। अगर हम अपने दम पे कुछ करने की कोशिश करेंगे तो तय है कि हमें निकाल दिया जाएगा। पर हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है, हैरी ने कहा। क्विरल डरा हुआ है, हमारे पक्ष में नहीं बोलेगा। और स्नेप को तो सिर्फ इतना कहना है कि उसे क्या मालूम उनकी दैत्य किस तरह हैलोवीन के दिन अंदर आया और वो उस दिन तीसरी मंजिल के आसपास नहीं गया। तुम्हें क्या लगता है लोग किस पर भरोसा करेंगे, उन पर या हम पर? ये किसी से भी नहीं छुपाए कि हम उससे नफरत करते हैं। डम्बलडोर सोचेंगे कि हमने स्नेप को निकलवाने के लिए कहानी गढ़ी है। फेल्च भी कोई मदद नहीं करेगा, चाहे इस पर उसकी जिंदगी भी दांव पर लगी हो, क्योंकि स्नेप के साथ उसकी दोस्ती है और वो तो यही सोचेगा कि हमें पारस पत्थर और फ्लफी के बारे में तो मालूम ही नहीं होना चाहिए। हमें बहुत बहुत चीजें समझानी पड़ेगी। हरमाइनी को तो विश्वास हो गया, पर रॉन को नहीं हुआ। अगर हम थोड़ी खोजबीन करें? नहीं, हैरी ने कहा सपाट होकर। हम पहले ही बहुत खोजबीन कर चुके हैं। उसने बृहस्पति का नक्शा निकालकर अपनी तरफ खींचा और उसके उपग्रहों के नाम याद करने लगा। अगली सुबह हैरी, हरमाइनी और नेविल को नाश्ते की टेबल पर चिट्ठियां मिली। सब में एक ही बात लिखी थी। आपका डिटेंशन आज रात 11 बजे शुरू होगा। प्रवेश हॉल में मिस्टर फिल्च से मिले। प्रोफेसर एम मैकगोनागल, डिप्टी हेड मिस्ट्रेस। पॉइंट गंवाने के बवाल में हैरी ये तो भूल ही गया था कि उन्हें सज़ा भी मिलनी थी, और उसे लग रहा था कि शायद हरमाइनी शिकायत करेगी कि इस वजह से वो रिवीजन की एक रात गंवा देगी। पर हरमाइनी ने एक शब्द भी नहीं कहा। हैरी की तरफ वो भी सोच रही थी कि उन्हें जो सज़ा मिली थी वो मिलनी ही चाहिए थी। उस रात को 11 बजे उन्होंने हॉल में रॉन से विदा ली और नेविल के साथ नीचे प्रवेश हॉल में गए। फिल्च पहले से वहीं था, और मैल्फॉय भी। हैरी ये तो भूल ही गया था कि मैल्फॉय को भी सज़ा मिली थी। मेरे पीछे आओ, फिल्च ने एक लैम्प जलाते हुए कहा और उन्हें बाहर ले गया। मैं शर्त लगा सकता हूँ तुम लोग दोबारा स्कूल का नियम तोड़ते समय 2 बार सोचोगे, है ना? वो कहता रहा और उनकी तरफ बुरी निगाहों से घूरता रहा।
और हाँ, अगर मुझसे पूछा जाए तो कड़ी मेहनत और कष्ट सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि सजा के उन पुराने तरीकों का आजकल इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। आपको कुछ दिनों के लिए कलाइयों से जंजीर बांधकर छत से लटका दिया जाता था। मेरे ऑफिस में अभी भी जंजीरें पड़ी है और मैं उनमें तेल लगाता रहता हूँ। जरूरत पड़ने पर क्या पता इस्तेमाल करना पड़े। ठीक है, चलते हैं। और भागने के बारे में मत सोचना, अगर ऐसा किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वो अंधेरे मैदान के पार जा रहे थे। नेविल जोर जोर से सांसें ले रहा था। हैरी सोच रहा था कि न जाने उन्हें कौन सी सजा मिलने वाली है। ये सचमुच भयानक सजा होगी, वरना फिल्च इतना खुश नहीं दिख रहा होता। चांद चमक रहा था, परंतु उसके सामने से उड़ते बादलों की वजह से वो बार बार अंधेरे में छुप जाते। सामने हैरी को हैग्रिड की झोपड़ी की खिड़कियों की रोशनी दिख रही थी। तभी उन्हें दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। क्या तुम हो फिल्च? अरे जल्दी आओ, हमें अभी निकलना है। हैरी का दिल उछल पड़ा। अगर वो हैग्रिड के साथ जा रहे थे तो ये उतना बुरा नहीं हो सकता। उसकी राहत उसके चेहरे पर झलक गई होगी, क्योंकि फिल्च बोला, लगता है तुम सोच रहे हो कि उस मूर्ख के साथ मजे करने जा रहे हो। दोबारा सोच ले छोकरे, तुम लोग जंगल में जा रहे हो और मुझे विश्वास है कि तुम लोग साबुत वापस नहीं आओगे। ये सुनकर नेविल के मुंह से आ निकल गया और मैल्फॉय रुक गया। जंगल? उसने दोहराया, और वो उतना शांत नहीं लग रहा था जितना आमतौर पर लगता था। हम रात के वक्त जंगल नहीं जाएंगे, वहाँ तरह तरह के जानवर रहते हैं, और मैंने सुना है आदम भेड़िए भी रहते हैं। नेविल ने हैरी के दुशाले का सिरा पकड़ा और ऐसी आवाज निकाली जैसे गला रूंध गया हो। वो तुम्हारी समस्या, फिल्च ने कहा, जिसकी आवाज खुशी के मारे उछल रही थी। उन आदम भेड़ियों के बारे में नियम तोड़ने के पहले सोचना चाहिए था, है ना? हैग्रिड अंधेरे में उनकी तरफ गया। उसने कहा, हमें इंतजार करते करते आधा घंटा हो गया। तुम ठीक तो हैरी, हरमाइनी? हैग्रिड, मैं इनसे इतना दोस्ताना व्यवहार नहीं करता, फिल्च ने ठंडे लहजे में कहा। ये मत भूलो, इन्हें यहाँ सजा देने के लिए लाया गया है, और इसलिए तुम्हें इतनी देर हो गई, क्यों? हैग्रिड ने फिल्च की तरफ गुस्से से देखा। भाषण दे रहे होगे, ये तुम्हारा काम नहीं है। यहाँ पहुंचा दिया ना, अब मेरे हवाले करके निकलो यहाँ से। मैं आऊंगा सुबह, फिल्च ने कहा, और इनके शरीर के जितने टुकड़े बचेंगे वापस ले जाऊंगा। उसने कुटिलता से आगे जोड़ा, फिर वो मुड़ा और महल की तरफ चल दिया। उसका लैंप अंधेरे में लहराता हुआ दूर होता जा रहा था। मैल्फॉय हैग्रिड की तरफ मुड़ा। मैं अंधेरे जंगल में नहीं जाऊंगा, मैल्फॉय बोला, और हैरी देखकर खुश हुआ कि उसकी आवाज में दहशत साफ थी। अगर हॉगवर्ट्स में रहना है तो जाना ही पड़ेगा, हैग्रिड ने गुस्से से कहा। तुमने गलती की है और उस गलती की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। पर ये नौकरों का काम है, स्टूडेंट्स का नहीं। मैंने सोचा था हमें लाइनें लिखनी होगी, ऐसा कुछ करना होगा। मेरी डैडी को पता चल जाए कि मैं ये कर रहा हूँ तो वो तुमसे कहेंगे कि हॉगवर्ट्स में ऐसा ही होता है। लाइनें लिखना, उससे किसी को क्या फायदा? तुम्हें कुछ जरूरी अच्छा काम करना होगा, वरना हॉगवर्ट्स छोड़ दो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डैडी तुम्हें स्कूल से बाहर निकलते देखना चाहते हैं तो महल वापस लौट जाओ और सामान पैक कर लो। निकलो। मैल्फॉय अपनी जगह से हिला नहीं। उसने हैग्रिड की तरफ गुस्से से देखा, पर नजर झुका ली। तो ठीक है, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि हम आज रात जो कर रहे जा रहे हैं वो खतरनाक है, और हम नहीं चाहते कि किसी को कोई नुकसान हो। कुछ देर हमारे पीछे पीछे आओ। वो उन्हें जंगल के सिरे तक ले गया। उसने लैंप को ऊंचा उठाकर एक संकरी घुमावदार पगडंडी दिखाई, जो घने काले पेड़ों में गुम हो गई। जब वो जंगल के तरफ देख रहे थे तो हल्की हवा ने उनके बाल उठा दिए। यहाँ देखो, हैग्रिड ने कहा, जमीन पर पड़ी है चमकदार चीज देख रहे हो, चांदी जैसी। ये यूनिकॉर्न का खून है। जंगल में एक यूनिकॉर्न है जिसे किसी ने घायल कर दिया है। सप्ताह में दूसरी बार हुआ है। पिछले बुधवार को हमें यहाँ एक यूनिकॉर्न मरा हुआ मिला था। हमें जाकर बेचारे घायल यूनिकॉर्न को खोजना है। शायद हमें उसके कष्ट से उसे मुक्ति दिलानी पड़े। और क्या होगा अगर यूनिकॉर्न को जिसने घायल किया है वो पहले हमें खोज ले? मैल्फॉय ने कहा, जो अपनी डर को अपनी आवाज से दूर नहीं रख पा रहा था। अगर तुम हमारे फैंग के साथ हो तो जंगल में रहने वाली कोई चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, हैग्रिड ने कहा। और पगडंडी पर ही रहना, ठीक है? 2 टीम में बढ़ते हैं और अलग अलग दिशाओं में इस खून की लकीर का पीछा करते हैं। हर तरफ खून है। कम से कम पिछली रात से वो यूनिकॉर्न भटक रहा होगा। कुत्ता मेरे साथ जाएगा, मैल्फॉय ने फैंग के लंबे दांत देखकर जल्दी से कहा। ठीक है, लेकिन चेतावनी दे रहे हैं कि वो बहुत बड़ा कायर है, हैग्रिड ने कहा। तो हम हैरी और हरमाइनी एक तरफ जाते हैं, और मैल्फॉय, नेविल और फैंग तुम उस तरफ। और सुनो,
किसी को यूनिकॉर्न दिख जाए तो हरी चिंगारियां निकालना, छड़ी उठा लो और करके दिखाओ ऐसे। और अगर कोई मुसीबत में फंस जाए तो लाल चिंगारियां निकालेगा और हम लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे, सावधान रहना, ठीक है? चलो। जंगल काला और शांत था। अंदर जाकर वो पगडंडी के उस हिस्से पर पहुंच गए जहां से दो रास्ते निकलते थे। हैरी, हरमाइनी और हैग्रिड बाएं रास्ते पर गए, जबकि मैल्फॉय, नेविल और फैंग दाएं रास्ते पर। वो खामोशी से चलते रहे। उनकी निगाहें धरती पर जमी हुई थी। कभी कभार चांद की रोशनी ऊपर की शाखाओं के बीच से दिख जाती थी और गिरी हुई पत्तियों पर पड़े चांदी जैसे नीले खून को चमका देती। हैरी ने देखा कि हैग्रिड बहुत परेशान था। क्या कोई आदम भेड़िया यूनिकॉर्न को मार सकता है, हैग्रिड? हैरी ने पूछा। आदम भेड़िया इतने तेज नहीं होते। यूनिकॉर्न पकड़ना आसान काम नहीं है क्योंकि वह शक्तिशाली जादुई प्राणी होते हैं। हमने इससे पहले कभी किसी यूनिकॉर्न को घायल करने वाले के बारे में नहीं सुना। वो लोग एक कईदार पेड़ के ठूंठ के पास से गुजरे। हैरी को बहते हुए पानी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कहीं आसपास ही कोई धारा बह रही होगी। घुमावदार पगडंडी पर यहाँ वहाँ यूनिकॉर्न के खून के धब्बे अब भी दिख रहे थे। तुम ठीक तो हो हरमाइनी? हैग्रिड बोला। चिंता मत करो, अगर वो इतनी बुरी तरह घायल है तो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। फिर हम उसे जल्दी से उस पेड़ के पीछे जाओ, छुप जाओ। हैग्रिड ने हैरी और हरमाइनी को पकड़ा और पगडंडी से हटाकर बलूत के एक ऊंचे पेड़ के पीछे छुपा दिया। फिर उसने तीर निकालकर अपने धनुष में लगाया और धनुष उठाकर तीर चलाने को तैयार हो गया। वो तीनों सुनते रहे। पास ही में कोई गिरी हुई पत्तियों के ऊपर फिसलता हुआ जा रहा था। ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई चोगा जमीन पर घिसट रहा हो। हैग्रिड अंधेरी पगडंडी पर देख रहा था, पर कुछ पल बाद आवाज धीमी होती हुई गायब हो गई। हम जानते थे, वो बुदबुदाया। यहाँ कोई है जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए। कोई नर भेड़िया? यह कोई नर भेड़िया या यूनिकॉर्न नहीं था, हैग्रिड ने उदासी से कहा। ठीक है, हमारे पीछे आओ, जरा संभल कर। वो लोग और ज्यादा धीमे चलने लगे। हल्की से हल्की आवाज पकड़ने के लिए उनके कान सतर्क थे। अचानक सामने वाली खाली जगह से कोई निश्चित रूप से हिला। कौन है? हैग्रिड बोला। सामने, हमारे पास हथियार है। और खाली जगह से कोई सामने आया। क्या ये आदमी था या फिर घोड़ा? कमर तक तो वो आदमी था जिसके लाल बाल और दाढ़ी थी, पर इसके नीचे इसका चमकदार शरीर घोड़े जैसा लाल भूरा था और पीछे एक लंबी लाल पूंछ थी। हैरी और हरमाइनी के जबड़े लटक गए। अच्छा, तुम हो रोनन? हैग्रिड राहत की सांस लेते हुए बोला। कैसे हो? फिर वो आगे बढ़ा और उसने सेंटोर से हाथ मिलाया। गुड इवनिंग हैग्रिड, रोनन ने कहा। उसकी आवाज गहरी और दुख भरी थी। क्या तुम मुझ पर तीर चलाने वाले थे? सावधान रहना होता है रोनन, हैग्रिड ने अपने धनुष को थपथपाते हुए कहा। इस जंगल में कोई बुरी चीज खुली घूम रही है। और हाँ, ये हैरी पॉटर और ये है हरमाइनी ग्रेंजर, स्कूल के स्टूडेंट्स, और ये है रोनन, ये सेंटोर है। हमने देख लिया था, हरमाइनी ने धीमे से कहा। गुड इवनिंग, रोनन ने कहा। तो तुम लोग विद्यार्थी हो और तुम लोग तो स्कूल में बहुत कुछ सीखते होगे, है ना? थोड़ा बहुत, हरमाइनी ने सकुचाते हुए कहा। थोड़ा बहुत, ये तो बहुत अच्छी बात है, रोनन ने आह भरते हुए कहा। उसने अपना सिर पीछे किया और आसमान को घूरा। आज रात तो मंगल ग्रह कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। हाँ, हैग्रिड ने भी ऊपर देखते हुए कहा। सुना, हमें खुशी है कि तुम हमें मिल गए रोनन, क्योंकि एक यूनिकॉर्न घायल हो गया। तुमने कुछ देखा? रोनन ने एकदम जवाब नहीं दिया। फिर वो बिना पलक झपकाए ऊपर ही देखता रहा और उसने दोबारा आह भरी। हाँ, हमेशा निर्दोष लोग ही पहले शिकार क्यों होते हैं, उसने कहा। सदियों से ऐसा ही होता आ रहा है, यही अब भी हो रहा है। हाँ, पर तुमने कुछ देखा रोनन, कोई असामान्य चीज? जब हैग्रिड उसकी तरफ बेचैनी से देख रहा था, रोनन ने दोबारा दोहराया। आज तो मंगल ग्रह बहुत चमक रहा है, बहुत तेजी से चमक रहा है। हाँ, पर हमारा मतलब जमीन के आसपास कोई असामान्य चीज। तुमने कोई अजीब चीज नहीं देखी? एक बार फिर रोनन ने जवाब देने में समय लगाया। आखिरकार उसने कहा। जंगल में बहुत रहस्य छुपे होते हैं हैग्रिड। रोनन के पीछे पेड़ों की हलचल के कारण हैग्रिड ने फिर धनुष उठाया, परंतु ये और एक और सेंटोर था जिसके काले बाल और काला ही शरीर था, और वो रोनन से भी ज्यादा जंगली दिख रहा था। हेलो बेन, हैग्रिड ने कहा। सब ठीक है? गुड इवनिंग हैग्रिड, आशा है तुम ठीक हो। ठीक है, देखो हम अभी रोनन से पूछ ही रहे थे कि क्या उसने यहाँ पर हाल ही में कोई अजीब चीज देखी है। बात यह है कि एक यूनिकॉर्न घायल हो गया है, क्या तुम कुछ जानते हो? बेन चलकर रोनन के पास खड़ा हो गया। उसने आसमान की तरफ देखा। मंगल ग्रह आज कुछ ज्यादा ही चमक रहा है, उसने इतना ही कहा।
हाँ, हमने सुन लिया, हैग्रिड ने खींचते हुए कहा। अच्छा, किसी को कुछ दिखे तो हमें बताना, ठीक है ना? हम चलते हैं। हैरी और हरमाइनी उस खाली जगह से हैग्रिड के पीछे पीछे चल दिए और अपने कंधों के पीछे से रॉनन और बेन की तरफ देखते जा रहे थे, जब तक कि पेड़ों की वजह से वो दिखना बंद नहीं हो गए। हैग्रिड ने चिढ़ते हुए कहा, कभी किसी सेंटोर से सीधा जवाब नहीं मिल सकता, कम वक्त सितारे देखने वाले। चांद से नीचे की किसी चीज में तो इन लोगों की दिलचस्पी ही नहीं होती। क्या यहाँ बहुत से सेंटोर्स हैं हैग्रिड? हरमाइनी ने पूछा। हाँ, थोड़े बहुत है। वो ज्यादातर अपने काम से काम रखते हैं। अगर हमें उनसे कुछ बात करनी होती है तो वो इतने भले हैं कि आ जाते हैं। सेंटोर्स बहुत गहरे सोच वाले होते हैं, उन्हें बहुत कुछ पता होता है पर वो बताते कुछ नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि जिसकी आवाज हमने पहले सुनी थी वो भी कोई सेंटोर था? हैरी ने कहा। क्या वो आवाज तुम्हें घोड़े की टाप जैसी लगी थी? अगर हमसे पूछा जाए तो ये वो वही था जो यूनिकॉर्न को मार रहा है। इस तरह की आवाज हमने पहले कभी नहीं सुनी है। वो लोग घने काले पेड़ों के बीच चलते रहे। हैरी घबराहट में अपने कंधे के पीछे देख रहा था। उसे डरावना एहसास हो रहा था कि कोई उन पर नजर रखे हुए था, और वो बहुत खुश था कि उनके साथ हैग्रिड और उसका धनुष था। वो लोग रास्ते में एक मोड़ पर मुड़े ही थे कि हरमाइनी ने हैग्रिड की बांह पकड़ ली। हैग्रिड, देखो, लाल चिंगारियां, वो लोग मुश्किल में होंगे। तुम लोग रुको, पगडंडी पर रहना, हिलना मत, हम लौट कर आते हैं। उन्होंने सुना कि झाड़ियों को चीरता हुआ वो जा रहा था। वो दोनों बहुत डरे हुए एक दूसरे को देखते रहे। उन्हें चारों तरफ पत्तियों के सरसराहट के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कहीं वो लोग घायल तो नहीं हो गए? हरमाइनी फुसफुसाई। अगर मैल्फॉय घायल हुआ हो तो मुझे कोई परवाह नहीं है, पर अगर नेविल को कुछ हो गया, हमारी गलती के कारण वो यहाँ है आज। मिनट गुजरते गए। उनके कान सामान्य से ज्यादा चौकन्ने थे। हैरी हवा की हर आहट, हर चटकती टहनी की आवाज सुन सकता था। क्या हो रहा था? बाकी लोग कहाँ थे? आखिरकार एक जोरदार आवाज ने हैग्रिड के लौटने की घोषणा की। मैल्फॉय, नेविल और फैंग उसके साथ थे। हैग्रिड आग बबूला था। हुआ यह था कि मैल्फॉय नेविल के पीछे आया और उसने मजाक में नेविल को पकड़कर डरा दिया। नेविल ने डर के मारे आसमान में लाल चिंगारियां निकाल दी। हम लोगों की किस्मत अच्छी होगी अगर तुम लोगों की उछल कूद के बाद भी हम लोग कुछ पकड़ ले। ठीक है, अब हम दल बदल लेते हैं। नेविल, तुम हमारे और हरमाइनी के साथ रहोगे। हैरी, तुम फैंग और इस गधे के साथ जाओ। हमें अफसोस है। हैग्रिड ने हैरी से फुसफुसा कर कहा, पर तुम्हें डराने के लिए इससे ज्यादा मेहनत करनी होगी और हमें यह काम आज खत्म ही करना है। इस तरह हैरी मैल्फॉय और फैंग के साथ घने जंगल में चल दिया। वो लोग आधे घंटे और जंगल के अंदर घुसते चले गए। अब रास्ता दिखना भी बंद हो रहा था क्योंकि पेड़ बहुत घने थे। हैरी ने देखा कि खून की धार अब मोटी हो चली थी। एक पेड़ की जड़ों में खून के छींटे थे, जैसे वो बेचारा जानवर पास ही दर्द से छटपटा रहा हो। हैरी को बलूत के पुराने पेड़ की गुती शाखाओं के बीच सामने खाली जगह दिखी। देखो, वो बुदबुदाया और उसने मैल्फॉय को रोकने के लिए हाथ उठाया। जमीन पर कोई चमकीली सफेद चीज चमक रही थी। वो उसके थोड़ा करीब गए। वो यूनिकॉर्न ही था, मर चुका था। हैरी ने इतना सुंदर और दुखद दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। जहां वो गिरा था वहां उसकी सुंदर लंबी दुबली टांगें अजीब तरह से उलझी हुई थी और गहरे रंग की पत्तियों पर उसके बाल मोतियों की तरह सफेद बिखरे थे। हैरी ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया ही था कि तभी सरसराहट की आवाज के कारण वो जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। खाली जगह की कोने वाली झाड़ी हिली। फिर छायाओं के बीच से नकाब पहने एक आकृति जमीन पर रेंगती हुई आई, जैसे कोई जानवर शिकार करने आ रहा हो। हैरी, मैल्फॉय और फैंग मूर्ति बनकर स्थिर हो गए। चोगा पहनी आकृति यूनिकॉर्न के पास पहुंची। उसने जानवर के बगल में लगे घाव पर मुंह झुकाया और उसका खून पीना शुरू कर दिया। मैल्फॉय के मुंह से एक भयंकर चीख निकली और उसने पलटकर दौड़ लगा दी। फैंग भी उसके पीछे हो लिया। नकाबपोश आकृति ने सिर उठाया और सीधे हैरी को देखा। यूनिकॉर्न का खून उसके मुंह से अब भी टपक रहा था। आकृति अपने पैरों पर खड़ी हुई और उसकी तरफ बढ़ी। हैरी हिल भी नहीं पाया। तभी उसके सिर में इतनी तेज दर्द हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर के निशान में आग लगा दी गई हो। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो पीछे लड़खड़ाया। उसने अपने पीछे टापों की आवाज सुनी। फिर किसी ने उसके ऊपर से कूदकर आकृति पर हमला कर दिया। हैरी के सिर में इतना भयंकर दर्द हो रहा था कि वो अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसे ठीक होने में 1-2 मिनट लगे। जब उसने ऊपर देखा तो आकृति जा चुकी थी। एक सेंटोर उसके पास खड़ा था। ये रोनन या बेन नहीं था, वो उससे अधिक युवा था। उसके सफेद भूरे बाल थे और शरीर पीला सुनहरा था। तुम ठीक तो हो? सेंटोर ने पूछा और हैरी को उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। हाँ, धन्यवाद। क्या था वो? सेंटोर ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें आश्चर्यजनक रूप से नीली थी, पीले नीलम की तरह। उसने हैरी की तरफ गौर से देखा और उसकी निगाह उस निशान पर पड़ी जो हैरी के माथे पर लाल सुर्ख चमक रहा था। वो बोला, आप तो हैरी पॉटर हैं।
बेहतर होगा कि आप हैग्रिड के पास लौट जाएं। जंगल इस वक्त सुरक्षित नहीं है, खास तौर पर आपके लिए। सवारी कर सकते हैं, इस तरह जल्दी पहुंचेंगे। मेरा नाम फेरेंज है, उसने अपने अगले पैरों को झुकाते हुए आगे कहा, ताकि हैरी उसकी पीठ पर चढ़ सके। अचानक खाली जगह से दूसरे टापों की आवाज़ आई। रोनन और बेन पेड़ों को चीरते हुए आए। वो हाँफ रहे थे और उनके शरीर पसीने से लथपथ थे। फेरेंज, बेन ने गरजते हुए कहा, क्या कर रहे हो? तुम्हारी पीठ पर इंसान बैठा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या हो तुम, कोई खच्चर? तुम्हें पता है ये कौन है? फेरेंज ने कहा, ये हैरी पॉटर है। ये जितना जल्दी जंगल से चला जाए उतना ही अच्छा है। तुमने उसे कितनी बातें बता दी है? बेन गुर्राया। याद रखो फेरेंज, हमने कसम खाई है ईश्वर की इच्छा के खिलाफ नहीं जाएंगे। क्या हमने ग्रहों की गतिविधियों में ये नहीं पढ़ा कि यहाँ क्या होने वाला था? रोनन ने बेचैन होकर जमीन पर पंजे पटके। मुझे विश्वास है कि फेरेंज ने सोचा होगा कि वो सही काम कर रहा है, उसने अपनी उदास आवाज में कहा। बेन ने अपने पिछले पैरों को गुस्से से फटकारा। सही काम, सही और गलत से हमें क्या लेना देना? सेंटोर को सिर्फ इससे मतलब होता है कि क्या भविष्यवाणी की गई है। ये हमारा काम नहीं कि हम जंगल में भटकने वाले इंसानों के पीछे गधों की तरह दौड़ते फिरे। फिरेंज अचानक गुस्से में पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और हैरी को अपना संतुलन बनाए रखने के लिए उसके कंधे पकड़ने पड़े। क्या तुमने उस यूनिकॉर्न को नहीं देखा? फिरेंज ने बेन से चीख कर कहा। क्या तुम ये नहीं जानते कि उसे क्यों मारा गया? या तुम्हें ग्रहों ने रहस्य नहीं बताया? मैं खुद जंगल में छिपे उस चीज के खिलाफ हूँ बेन। हाँ, चाहे इसके लिए मुझे इंसानों का ही साथ क्यों ना देना पड़े। और फिरेंज ने दौड़ लगा दी। हैरी ने उसे जितनी अच्छी तरह से पकड़ सकता था पकड़े रहा। वो पेड़ों के बीच चलते रहे। रोनन और बेन काफी पीछे छूट गए थे। हैरी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि हो क्या रहा था। बेन इतना गुस्से में क्यों है? उसने पूछा। वैसे वो क्या चीज थी जिससे आपने मुझे बचाया? फिरेंज इतना धीमा हो गया कि लगभग पैदल चलने लगा। उसने हैरी को चेतावनी दी कि अपना सिर झुका कर रखे, क्योंकि कई शाखाएं बहुत नीचे लटक रही थी। परंतु उसने हैरी के सवाल का जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से इतनी देर तक पेड़ों के बीच चलते रहे कि हैरी ने सोचा फिरेंज अब बात नहीं करना चाहता। जब वो लोग बहुत ज्यादा घने पेड़ों के बीच गुजर रहे थे तो फिरेंज रुक गया। हैरी पॉटर, क्या आप जानते हैं कि यूनिकॉर्न का खून किस काम आता है? नहीं, हैरी ने कहा, जो इस अजीब सवाल से चौंक गया था। हमने जादुई काढ़े में सिर्फ यूनिकॉर्न के सींग और पूंछ के बालों का इस्तेमाल किया है। इसलिए क्योंकि मिस्टर पॉटर, यूनिकॉर्न को मारना एक राक्षसी काम है, फिरेंज बोला। जिसके पास खोने को कुछ नहीं और पाने के लिए सब कुछ है, सिर्फ वही ये पाप कर सकता है। यूनिकॉर्न का खून आपको जिंदा रखेगा, चाहे आप मौत से 1 इंच दूर हो, पर भयानक कीमत पर। आपको ने खुद को बचाने के लिए इस पवित्र और असहाय जीव को मारा है, और इसलिए आपकी जिंदगी अधूरी, शापित होगी उसी पल से जिस पल उसका खून आपके होंठों को छुएगा। हैरी ने फिरेंज के सिर के पीछे की तरफ घूरा, जो चांदनी में चितकबरा चांदी जैसा चमक रहा था। पर कौन इतना उतावला होगा? उसने कहा। अगर आपको हमेशा के लिए शाप मिलने वाला है तो इससे तो मौत ही अच्छी ना, है ना? सच है, फिरेंज ने कहा। जब तक कि आपको सिर्फ तब तक जिंदा न रहना हो जिसके बाद आप कुछ और ना पीने वाले हो। कोई ऐसी चीज जो आपको पूरी शक्ति और ताकत दिला देगी। कोई ऐसी चीज जिसे पीने के बाद आप मर नहीं सकते। मिस्टर पॉटर, क्या तुम्हें पता है इस वक्त स्कूल में क्या छुपा हुआ है? पारस पत्थर, आयु बढ़ाने का अमृत। पर मैं ये नहीं समझ पा रहा कि कौन। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते जिसने शक्तिशाली बनने को कई साल तक इंतजार किया, जो जीवन से चिपका हुआ है और अपने मौके का इंतजार कर रहा है? ऐसा लगा जैसे हैरी का दिल किसी लोहे के शिकंजे में जकड़ लिया गया हो। पेड़ों की सरसराहट के ऊपर उसे एक बार फिर वही बातें याद आई जो हैग्रिड ने उसे उस रात को बताई थी जब वो पहली बार मिले थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो मर गया। हमें लगता है ये बेकार की बात है। हमें नहीं लगता कि उसमें इतनी इंसानियत भी थी कि वो मर सके। क्या आपका मतलब है कि, हैरी ने दबी आवाज में कहा, वो फूल? हैरी, हैरी, तुम ठीक तो हो ना? हरमाइनी पगडंडी पर उनकी तरफ भागती आ रही थी और हैग्रिड हरमाइनी के पीछे हांफता चला आ रहा था। मैं ठीक हूँ, हैरी ने कहा। वो नहीं जानता था कि क्या बोल रहा था। यूनिकॉर्न मर चुका है हैग्रिड, वो उस पीछे वाली खाली जगह पर है। मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ, फिरेंज बुदबुदाया जब हैग्रिड यूनिकॉर्न को देखने के लिए गया। अब तुम सुरक्षित हो। हैरी उसकी पीठ से फिसल कर उतर गया। गुड लक मिस्टर पॉटर, फिरेंज ने कहा। ग्रह नक्षत्रों को पहले भी गलत पढ़ा गया है और ऐसा करने में सेंटोर्स से भी गलतियां होती है। मुझे आशा है कि ये भी ऐसा ही मौका रहा होगा। वो मुड़ा और कांपते हुए हैरी को पीछे छोड़कर टापे भरता हुआ जंगल की गहराइयों में चला गया।
रॉन उनके लौटने का इंतजार करते करते अंधेरे हॉल में ही सो गया था। जब हैरी ने उसे हिलाकर जगाया तो वो क्विडिच के फाउल के बारे में कुछ चिल्लाया। कुछ ही पल में उसकी आंखें चौड़ी हो गई जब हैरी ने उसे और हरमाइनी को बताना शुरू किया कि अंधेरे जंगल में हुआ क्या था। हैरी से बैठा नहीं जा रहा था। वो आग के सामने यहाँ वहाँ घूम रहा था और अब भी काँप रहा था। स्नेप वोल्डेमॉर्ट के लिए पत्थर चाहता है और वोल्डेमॉर्ट जंगल में इंतजार कर रहा है। और इतने समय से हम सोच रहे थे कि स्नेप अमीर बनने के लिए उसका नाम मत लो, रॉन ने दहशत में फुसफुसा कर कहा, जैसे उसे लग रहा हो कि वोल्डेमॉर्ट बातें सुन सकता था। हैरी ने उसकी बात नहीं सुनी। फिरेंज ने मुझे बचाया पर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेन आग बबूला था। वो कह रहा था कि ग्रहों ने उसे जो बताया उसे होने देने में किसी तरह का दखल नहीं देना चाहिए था। सितारों ने शायद उसे बता दिया है कि वोल्डेमॉर्ट वापस लौट रहा है। बेन सोचता है कि वोल्डेमॉर्ट जब मुझे मार रहा था तो फिरेंज को ऐसा होने देना चाहिए था। मुझे लगता है शायद ये भी सितारों में लिखा था। उसका नाम लेना बंद करोगे, रॉन चिल्लाया। वो मुझे सिर्फ इस बात का इंतजार करना है कि स्नेप पत्थर चुरा ले, फिर वोल्डेमॉर्ट वापस आ जाएगा और मुझे मार देगा। मुझे लगता है तब जाकर बेन को खुशी मिलेगी। हरमाइनी भी डरी हुई थी पर उसने तसल्ली देने वाली एक बात कही। हैरी, सब कहते हैं कि तुम जानते हो कौन सिर्फ एक आदमी से डरता था, डम्बलडोर। अगर डम्बलडोर आसपास है तो वो तुम्हें छू भी नहीं सकता। वैसे भी कौन कहता है कि सेंटोर्स हमेशा सही होते हैं? मुझे तो ये भविष्यवाणी करने जैसा लगता है। और प्रोफेसर मैगोनिगल कहती हैं कि ये जादू की बहुत ही संदिग्ध और अनिश्चित शाखा है। आसमान में उजाला होने तक उनकी बातें खत्म नहीं हुई। वो थके हारे अपने बिस्तरों पर गए। उनके गले दुख रहे थे पर रात के आश्चर्य अभी तक खत्म नहीं हुए थे। जब हैरी ने अपनी चादर खोली तो उसके नीचे उसका अदृश्य चोगा तय किया हुआ था। उसके साथ एक कागज भी था, वक्त ज़रूरत के लिए।